हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका अमाउंट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इस पूरे टॉपिक के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मेनली कहां पाया जाता है, तो मेनली ये पाया जाता है आपके जो ब्लड है उसके अंदर एक ब्लड सेल होती है जिसका नाम है आरबीसी। तो वहां पाया जाता है, यानी किसके अंदर पाया जाएगा, आरबीसी के अंदर। तो हमें आरबीसी का फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ होगा तभी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि मान लीजिए ये आरबीसी है तो इस आरबीसी के अंदर ये भरा हुआ होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर ये क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ होगा तभी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ होगा। और मैंने जब आपको आरबीसी का फॉर्मेशन पढ़ाया था, यानी मैंने इरेथ्रोपोइसिस पढ़ाया था आपको, या फिर हेमेटोपोइसिस जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में किस सेल से होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। किस सेल से, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो वो बनाती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स। क्या बनाती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स। और ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट है ये बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरती हैं, बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के तब किस में कन्वर्ट होती हैं, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती हैं। किस में कन्वर्ट होती है, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इन्हीं के दौरान क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के दौरान ये जो पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं, पहली डेवलपमेंट स्टेज जो होती है जिसको हम प्रोइरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोइरेथ्रोसाइट्स। तो ये वाली जो स्टेज है यहां फर्स्ट टाइम हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। यहां पे फर्स्ट टाइम हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है, बना नहीं है अभी, हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इस इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जाके पहली बार हीमोग्लोबिन अपीयर होता है आरबीसी के अंदर। तो जो ये वाली स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इस स्टेज में जाके फर्स्ट टाइम पहली बार आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। यानी फर्स्ट टाइम हीमोग्लोबिन अपीयर होता है किस स्टेज में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू रहता है कब तक, रेटिकुलोसाइट्स तक। रेटिकुलोसाइट्स वाली जो स्टेज होती है वहां तक ये जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो रेडिकुलोसाइट्स होती हैं ये बोन मैरो से निकल के कहां चली जाती हैं, ब्लड कैपिलरी में चली जाती हैं। और इवन जब ये बोन मैरो से ब्लड कैपिलरी में चली जाती हैं तब भी एक दिन तक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आरबीसी में सबसे पहले किस स्टेज में होता है, प्रोइरेथ्रोसाइट स्टेज में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बनके पहली बार कब अपीयर होता है, पहली बार अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। और ये कब तक चलता रहता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, इवन मैच्योर आरबीसी तक भी चलता रहता है, बट हम कहेंगे कि रेटिकुलोसाइट्स में भी ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी में अगर हम बात करें तो आरबीसी में कब स्टार्ट होता है, प्रोइरेथ्रोसाइट स्टेज में। हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और पहली बार अपीयर कब होगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट इरेथ्रोसाइट स्टेज में। ठीक है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा, रेटिकुलोसाइट्स तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट है, एक तो हीम वाला पार्ट है और एक जो ग्लोबिन वाला पार्ट है। ठीक है, हीम वाला पार्ट और ग्लोबिन वाला पार्ट। तो जो हीम वाला पार्ट होता है ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हीमोग्लोबिन के में ये सब डिस्कस किया है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये हीमोग्लोबिन होती है ये कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। कैसी होती है, कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब इसमें एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम हीम बोलते हैं और प्रोटीन वाले पार्ट को हम ग्लोबिन बोलते हैं। तो ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है इसका जो सिंथेसिस होता है वो किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है सिंथेसिस, इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी किस सेल्स के, मेनली लिवर और बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में हीम का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको क्या बताया, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है
उसका फॉर्मेशन बोन मैरो और लिवर की जो सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ओके। अब बात करें ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीनियस पार्ट होता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मेशन होता है, जीन से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन को कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, तो हीम में दो पार्ट होंगे, सॉरी हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होंगे, हीम वाला पार्ट और ग्लोबिन वाला पार्ट। ठीक है, हीम वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा और ग्लोबिन वाला पार्ट राइबोसोम में बनेगा। अब हीम के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि हीम एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में बनता कैसे है। सो आवर मेन फोकस इज ऑन हीम सिंथेसिस। सो अब हम पढ़ेंगे हीम सिंथेसिस। तो जो हीम है, अगर मैं आपको हीम का भी ब्रेक डाउन करूं, हीम को भी ब्रेक डाउन करूं, तो हीम में दो पार्ट होते हैं, एक तो इसमें होता है आयरन और एक इसमें होता है पोरफायरिन। पोरफायरिन, ठीक है, ये पोरफायरिन जो होता है ये एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। और इस पोरफायरिन पिगमेंट में ये आयरन और ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। तो क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हीम है वो इस पोरफायरिन का डेरिवेटिव है। जो हीम है वो इस पोरफायरिन का डेरिवेटिव है, क्योंकि इस पोरफायरिन में अगर आप आयरन और ऐड कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हीम क्या है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ पोरफायरिन। ठीक है, हीम का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बहुत डिटेल में हीमोग्लोबिन में डिस्कस किया था, यहां हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहां हम बस इतना बताएंगे कि जो हीम है, ठीक है, वो पोरफायरिन का डेरिवेटिव है। यानी पोरफायरिन में अगर आप आयरन जोड़ दें तो क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। अब पोरफायरिन क्या होता है? ये पोरफायरिन जो होता है ये 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। 4 पायरोल रिंग, आप ऐसे समझिए, ये एक पायरोल रिंग, ये एक पायरोल रिंग, ठीक है, ये एक पायरोल रिंग और ये एक पायरोल रिंग। ठीक है, ये चारों पायरोल रिंग जो होती हैं ये जब आयरन से अटैच हो जाती हैं, जब किससे अटैच हो जाती हैं? आयरन से अटैच हो जाती हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन दे रहे हैं कि ये जो पायरोल रिंग है, ये 4 पायरोल रिंग है, ये जो 4 पायरोल रिंग है, इन 4 पायरोल रिंग जब चारों पायरोल रिंग आपस में मिल जाती हैं तब इनको हम बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन। और इन चारों पायरोल रिंग के साथ अगर आप आयरन भी ऐड कर दें, ठीक है, आयरन भी ऐड कर दें तो ये बन जाता है हीम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये चारों पायरोल रिंग आपस में कनेक्टेड है तो हम इसको बोलेंगे पायरोल, क्या बोले, सॉरी पोरफायरिन। क्या बोलेंगे? पोरफायरिन। और इस पोरफायरिन में ये आयरन भी जुड़ जाए तो ये क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक था। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल अपनी बात पे। ठीक है, तो हीम क्या है? हीम बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है, इस पोरफायरिन नाम के पिगमेंट का डेरिवेटिव है। इस पोरफायरिन में जब आयरन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हीम बनेगा। अब हीम का सिंथेसिस भी मैं आपको बता चुका था कि मेनली कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है वो अब डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जब क्रेब साइकिल चलती है, क्या चलती है? क्रेब साइकिल चलती है। तो क्रेब साइकिल चलने के दौरान उसमें प्रोड्यूस होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपने पढ़ा होगा नीट के दौरान क्रेब साइकिल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चलती है क्रेब साइकिल, और इस क्रेब साइकिल के चलने के दौरान आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या प्रेजेंट होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होगा। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये क्या करता है? ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ग्लाइसिन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करता है। और अमाइनो लेवुलिक एसिड सिंथेस, इस एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। क्या बनाते हैं? डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल से प्रोड्यूस जो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, वो कंबाइन होता है ग्लाइसिन के साथ। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? अमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और बनाता है डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। अब जो ये डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड जो होती है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहां जाती है? साइटोप्लाज्म में जाती है। कहां जाती है? साइटोप्लाज्म में जाती है। और साइटोप्लाज्म में यहां से क्या होता है? इसमें से वाटर रिमूवल होता है, और इसमें एक एंजाइम, साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ALA। ALA का यहां मतलब है अमाइनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज का पता क्यों यूज बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से वाटर निकल रहा है। तो ALA डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में
ये जो आपका डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, पोर्फोबिलिनोजन, ठीक है, पोर्फोबिलिनोजन के 4 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोर्फोबिलिनोजन। अब ये जो पोर्फोबिलिनोजन है ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में, किसमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो पोर्फोबिलिनोजन है ये कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में। अब ये जो आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ये कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरिनोजन 3 में, किसमें, यूरोपोरफायरिनोजन 3 में, किसकी प्रेजेंस में, यूरोपोरफायरिनोजन 3 कोसिंथेज की प्रेजेंस में, ठीक है। यूरोपोरफायरिनोजन 3 कोसिंथेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरिनोजन 3 में, ठीक है। इसको याद करने की एक बेसिक ट्रिक बताएंगे, अभी आप बस इसको देखते रहिएगा कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब जो ये यूरोपोरफायरिनोजन 3 है ये कन्वर्ट होता है कॉर्पोपोरफायरिनोजन में, किसमें, कॉर्पोपोरफायरिनोजन 3 में इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब जो ये कॉर्पोपोरफायरिनोजन होता है ये वापस जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कहा जाएगा, वापस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटोपोरफायरिनोजन, किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिनोजन में। और जो प्रोटोपोरफायरिनोजन होता है ये ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगेन कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन में, किसमें, प्रोटोपोरफायरिन में। अब जो प्रोटोपोरफायरिन होता है इसमें ऐड होता है आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलिटेज एंजाइम, एंड तब ये कन्वर्ट होता है हीम में, किसमें कन्वर्ट होता है, हीम में, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है बट याद करनी पड़ेंगी, और याद करनी पड़ेंगी भी नहीं, एक सिंपल ट्रिक है उसके जरिए आप इसको समझिए। अब ट्रिक के जरिए, सम ग्रेट डॉक्टर्स पाल्पेट हर्ट अंडर कवर प्रोड्यूस प्योर हीम, अंडर कवर प्रोड्यूस प्योर हीम। अब देखो समझते जाइएगा, सम ग्रेट मतलब सम से यहां मतलब है सक्सिनाइल कोएंजाइम, ग्रेट मतलब ग्लाइसिन, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन से मिलकर कंबाइन होगा तो बनाएगा डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, डेल्टा मतलब डॉक्टर, तो सम ग्रेट डॉक्टर समझ में आ गया। अच्छा, अब 2 मॉलिक्यूल डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड के जब ALA डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होंगे किसमें, पोर्फोबिलिनोजन में, तो पाल्पेट मतलब पोर्फोबिलिनोजन, ठीक है। अब जो ये पोर्फोबिलिनोजन है ये कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन का क्या है, हर्ट, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है ये कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरिनोजन में, और इसलिए हम यहां क्या यूज करेंगे, यू से अंडर, ठीक है। तो सम ग्रेट डॉक्टर्स पाल्पेट हर्ट अंडर, ठीक है। अब क्या है, यूरोपोरफायरिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है कॉर्पोपोरफायरिनोजन 3 में, ठीक है। और कॉर्पोपोरफायरिनोजन जो होता है वो वापस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें, प्रोटोपोरफायरिनोजन में, ठीक है। तो प्रोटोपोरफायरिनोजन का मतलब है प्रोड्यूस, ठीक है। और प्रोटोपोरफायरिनोजन जो होता है वो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन में। और प्रोटोपोरफायरिन जो होता है वो आयरन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, आयरन को ऐड करके किसमें कन्वर्ट होता है, हीम में। तो आप यहां से ट्रिक को देख पा रहे हैं, ठीक है। कवर मतलब कॉप्रोपोरफायरिन, प्रोड्यूस मतलब प्रोटोपोरफायरिनोजन, और प्योर मतलब प्रोटोपोरफायरिन, और हीम मतलब हीम, ठीक है। तो ट्रिक समझ में आ गई। सम मतलब सक्सिनल कोएंजाइम है, ग्रेट मतलब ग्लाइसिन, डॉक्टर मतलब डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, पाल्पेट मतलब पोर्फोबिलिनोजन, हर्ट मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, अंडर मतलब यूरोपोरफायरिनोजन, कवर मतलब कॉप्रोपोरफायरिनोजन, प्रोड्यूस मतलब प्रोटोपोरफायरिनोजन, प्योर मतलब प्रोटोपोरफायरिन, और हीम मतलब हीम, ठीक है। अब देखो ये तो हमने समझ लिया हीम का फॉर्मेशन, लेकिन हीम तो क्या था, हीम तो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट था, ठीक है। अब हम समझेंगे ग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, अगर दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब जो अगर ग्लोबिन जो है वो अगर प्रोटीन पार्ट है तो उसका कोई जीन होगा, तो ग्लोबिन जो हमने आपको डिटेल में जब हीमोग्लोबिन पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो ग्लोबिन होता है इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2
बीटा चेन होती हैं। तो अल्फा चेन का जो जीन होगा और बीटा चेन का भी क्या होगा, अपना जीन होगा। तो अल्फा चेन का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है 16 क्रोमोसोम पे, और बीटा चेन का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है 11th क्रोमोसोम पे। तो इन जीन से बनता है एमआरएनए, और फिर इन एमआरएनए से बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरीके से बनती है 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। जब 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों आपस में मिलती हैं तब फॉर्मेशन होता है ग्लोबिन का। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लोबिन का। अब देखो ग्लोबिन में टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक हीम से जाके जुड़ती है। तो हमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कितने हीम चाहिए, तो 4 मॉलिक्यूल। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आते हैं। किसके मॉलिक्यूल आते हैं, 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आते हैं, और वो एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से आपके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कंप्लीट होती है। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स के बारे में। देखो कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे बार्बिट्यूरेट्स। ये जो बार्बिट्यूरेट्स होती हैं ये हीम के सिंथेसिस को इंड्यूस करती हैं, यानी हीम के सिंथेसिस को इंक्रीज करती है, ठीक है। और फेरोचिलिटेज और एएलए डिहाइड्रेटेज, ये दो एंजाइम है हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। एक तो हमारा पहली रिएक्शन में यहां यूज होता है ये वाला एंजाइम एएलए डिहाइड्रेटेज, और एक हमारा लास्ट रिएक्शन में यूज होता है फेरोचिलिटेज, जब प्रोटोपोरफायरिन हीम में कन्वर्ट होता है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये लेड के द्वारा इनहिबिट कर दिए जाते हैं। अगर लेड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर तो हीम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हीम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और हीम का जो प्रेजेंस है वो कहां कहां होता है, हीम कहां कहां पाया जाता है, तो हीम पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन में, आरबीसी के अंदर, ठीक है। पाया जाता है मायोग्लोबिन में यानी मसल्स की सेल्स में, ठीक है। न्यूरोग्लोबिन यानी आपकी ब्रेन की सेल्स में पाया जाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि साइटोक्रोम, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, नाइट्रिक एसिड सिंथेज, इन एंजाइम्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हीम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो इन सब जगहों पे क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।